दोस्तों, अगर किसी भी देश को प्रोग्रेस करना है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना होता है उन देशों से जिनके पास पैसा है, जो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। और आज के टाइम ऐसे देश हैं अमेरिका, जापान और यूरोपियन यूनियन। खास करके इंडिया जैसे देशों के लिए इन देशों से इन्वेस्टमेंट आना बहुत बड़ी बात होती है, एक अचीवमेंट होता है। ये हमने हिस्ट्री में देखा है। जिस देश में अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान जैसे देश अपने कंपनीज के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करती हैं, उस देश की किस्मत बदल जाती है। ये चीज़ हमने चाइना के केस में देखा है। 1980 से पहले चाइना कुछ नहीं बनाता था, जिसका एक्सपोर्ट ना के बराबर था। लेकिन जब चाइना ने अपना मार्केट ओपन किया दुनिया के लिए, तो दुनिया की बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां चाइना में आने लगी, क्योंकि चाइना इनको सस्ते लेबर प्रोवाइड कर रहा था। दोस्तों, 80s तक अमेरिका और यूरोपियन देशों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड था वो काफ़ी ऊंचा हो चुका था, और इसीलिए इन देशों में जो मिनिमम वेज थी वो भी काफ़ी हाई हो चुकी थी। तो इन देशों में जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो वेरियस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती थी, उनको चाइना जैसे देशों में एक अच्छा मौका मिला अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने का। इनको अमेरिका, यूरोप से आधे सैलरी पे वर्कर मिल जाते थे। इसके अलावा चाइना की सरकार भी काफ़ी अच्छा इंसेंटिव देती थी, जिससे इन कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ने लगा। इससे चाइना एक्सपोर्ट करके ढेर सारा पैसा कमाने लगा। साथ में इन कंपनियों को भी फ़ायदा हुआ। चाइना के मॉडल को फॉलो करते हुए वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देशों ने अपनी पॉलिसीज़ बनाना शुरू किया, और उसका रिजल्ट हमारे सामने है। ये देश भी आज काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एफडीआई कितना ज़रूरी है, खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंडिया में एफडीआई का क्या स्टेटस है, कौन से राज्य ज़्यादा एफडीआई को आकर्षित कर रहे हैं और कौन से राज्य इस रेस से बाहर हैं। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी वो पैसा जो विदेश से आता हो वो भी डायरेक्ट। देश के 28 राज्य और 8 यूटी में से कर्नाटका को अकेले ही 45% एफडीआई मिला है 2022 फाइनेंशियल ईयर के पहले हाफ में। अगर आप ग्राफ देखें तो टॉप पे आपको कर्नाटका मिलेगा, और जो सेकंड नंबर का स्टेट है महाराष्ट्र, वो इसके आधे पे है। थर्ड पे दिल्ली और फोर्थ पे गुजरात। ये अगला डाटा है मई 2021 से मई 2022 का। इसमें इस 12 मंथ में जो कर्नाटका का शेयर ऑफ परसेंटेज है वो 45 से 38 पे आ गया है, और सेकंड पे महाराष्ट्र 26% के साथ। लेकिन फिर भी हाईएस्ट नंबर ऑफ एफडीआई में कर्नाटका ही आगे रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि ये एफडीआई कर्नाटका में क्यों जा रही है सबसे ज़्यादा। अगर आप पिछला कोई भी डाटा उठाकर देखें तो आपको टॉप 4 में यही राज्य मिलेंगे, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात और दिल्ली। बस इनकी रैंक आगे पीछे रहेगी। लेकिन शायद आप यहाँ कुछ बड़ा मिस कर रहे हैं। इवन जब मैं सर्च कर रहा था इस टॉपिक पे तो मैं भी काफ़ी हैरान था और थोड़ा सैड भी, क्योंकि आपको ग्राफ में कर्नाटका, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा जैसे राज्य मिलेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य मिसिंग है। ये काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए कि इंडिया की सबसे पॉपुलेटेड स्टेट उत्तर प्रदेश और तीसरी सबसे पॉपुलेटेड स्टेट बिहार एफडीआई को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हैं। मुझे उम्मीद थी कि एटलीस्ट उत्तर प्रदेश टॉप 4 या 5 में मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कि आखिर कर्नाटका क्या अच्छा कर रहा है। दोस्तों, जो इंडस्ट्री के इनसाइडर्स हैं उनका कहना है लैंड, लेबर और पावर, ये 3 चीज होती है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। कर्नाटका में आपको स्किल्ड लेबर मिल जाएगा, लेकिन जो जमीन है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो जो दिक्कत थी, इसको सुन के कर्नाटका की सरकार कई सारे रिफॉर्म लेकर आई, जैसे कमर्शियल टैक्स को कट करना, इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी देना और लैंड सेल इनिशिएटिव को चालू करना। ऐसे रिफॉर्म के चलते कर्नाटका कामयाब रहा है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में। इसके अलावा कर्नाटका सरकार की पॉलिसी है मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को प्रमोट करना हर एक डिस्ट्रिक्ट में। साथ में कर्नाटका की सरकार बहुत सारे अच्छे इंसेंटिव दे रही है मैन्युफैक्चरर को। जब ऐसी पॉलिसीज होंगी तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आएगा। यहाँ पे एक बात के लिए कर्नाटका को प्लस पॉइंट जाता है, वो है ब्यूरोक्रेसी में सुधार। कर्नाटका ने जिस तरह से रेड टेपिज्म को खत्म किया है, उससे बहुत आसान हो गया है कर्नाटका में बिजनेस को सेटअप करना। और ऐसा भी नहीं है कि सारे स्टेप बाकी के राज्य नहीं उठा रहे हैं, लेकिन शायद जो माहौल बनाया है कर्नाटका ने वो बाकी के राज्य नहीं बना पा रही हैं, सिवाय महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ के बाकी के राज्यों को छोड़ के। जो भी मैंने आपको सारी बातें बताई कर्नाटका सरकार के पॉलिसीज के बारे में, उनमें से सभी का प्रॉपर फंक्शन करना जरूरी है। और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य इस मामले में फेल हो रहे हैं।
दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ उन सभी का सोर्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो आपको डाटा दिखा रहा हूँ ये डाटा है 2021 जनवरी से 2021 दिसंबर तक का, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पोस्ट किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि 2021 में कर्नाटका में कितना एफडीआई आया है और उत्तर प्रदेश में कितना। अब यहाँ कुछ लोगों का सवाल होगा कि जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनके पास एडवांटेज है, इसीलिए इन राज्यों में ज़्यादा एफडीआई आ रहा है। वेल एक हद तक तो ये बात ठीक है कि कोस्टल राज्यों के पास एडवांटेज है, इस बात से सभी एग्री करेंगे, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चाहेगी कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक रहे पोर्ट्स के, ताकि एक्सपोर्ट करने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम बने। ये बात ठीक है बिल्कुल, लेकिन कुछ राज्य हैं जो इस बात को गलत साबित कर रहे हैं। आपको मैं फिर वही डाटा दिखाता हूँ। आपने गौर किया होगा लास्ट में जो राज्य है उसका नाम है हरियाणा। उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह हरियाणा भी एक लैंडलॉक्ड स्टेट है जिसका सी से कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी ये स्टेट बीट कर रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे जाइंट स्टेट को। आप 2021 का भी डाटा दे सकते हैं। हरियाणा को 2.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का एफडीआई मिला, जबकि उत्तर प्रदेश को सिर्फ 224 मिलियन डॉलर का। कितना फर्क है दोनों राज्यों में, और बिहार को सिर्फ 150 मिलियन डॉलर का। तो ये बात हरियाणा जैसे राज्य गलत साबित कर रहे हैं कि लैंड लॉक्ड की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आता। इवन आप दिल्ली का एग्जांपल भी दे सकते हैं। दोस्तों मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार कुछ नहीं कर रही है, जरूर कर रही है कुछ न कुछ, लेकिन वो उतना काफ़ी नहीं है। ये दोनों राज्य वो पॉलिसीज नहीं बना रही हैं जिसकी ज़रूरत है। मान लो कि उत्तर प्रदेश से मुंबई पोर्ट तक अपने प्रोडक्ट को ले जाना काफ़ी महंगा पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू महाराष्ट्र से ही मुंबई पोर्ट तक ले जाना, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से सेक्टर हैं जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश काम कर सकती है। अगर फिर भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना है इन दोनों राज्यों को, तो ये सबसे अच्छा काम कर सकते हैं कि महाराष्ट्र से अच्छा इंसेंटिव दे सकते हैं, ताकि जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा उसका इम्पैक्ट कम या फिर खत्म हो जाए। अब आप एक एग्जांपल देख सकते हैं किया मोटर का, जो इंडिया में अपने प्लांट के लिए राज्य की तलाश कर रही थी। पहले उम्मीद थी कि ये कंपनी गुजरात में अपने प्लांट को सेटअप करेगी, लेकिन इनको आंध्र प्रदेश की सरकार ने अच्छा ऑफर दिया, जिसकी वजह से अब ये अपने प्लांट को एपी में सेटअप कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब राज्यों के बीच में भी कंपटीशन चल रहा है, जो कि अच्छी बात है। मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी कि इंडिया की वेदांता ग्रुप 20 बिलियन डॉलर का इन्वेस्ट करने वाली है सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इतने बड़े प्लांट के लिए ये कंपनी राज्यों का चयन कर रही है। मोस्ट प्रोबेबली ये साउथ के किसी राज्य में अपने प्लांट को सेटअप करेंगे, क्योंकि साउथ के स्टेट एक अच्छा इंसेंटिव प्रोवाइड करती हैं। इंसेंटिव के मामले में साउथ के स्टेट बहुत आगे हैं। तो एक बात तो आप देख सकते हैं कि दुनिया की सभी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया आना चाहती हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब इंडिया के राज्यों को यह तय करना होगा कि यह सारा इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा। इंडिया के सभी राज्यों में ये होड़ लगी है कि कौन सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आकर्षित करता है, और ये रेस महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्य जीत रहे हैं। जबकि मुझे डर है कि कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य फिर से न चूक जाएं। जो पहली लहर आई थी इंडिया में इन्वेस्टमेंट की, वो 1991 के बाद थी, जिसमें साउथ की स्टेट्स महाराष्ट्र, गुजरात जैसे बहुत से राज्यों को फायदा हुआ और उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य चूक गए। ये दूसरी लहर है, और अगर इसमें ये दोनों राज्य फेल हुए तो इंडिया का सुपर पावर बनना मुश्किल होगा। इसीलिए इन दोनों राज्यों को बहुत स्ट्रॉन्ग कदम उठाने होंगे। इनको सबसे पहले अपनी ताकत को पहचानना होगा, फिर उसी हिसाब से पॉलिसीज को बनाना होगा, क्योंकि बिना बिहार उत्तर प्रदेश के ग्रो करे इंडिया ग्रो नहीं कर सकता।